प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इथियोपिया के दौरे पर है और प्रधानमंत्री ने यहां अदीस अबाबा में स्थित अदबा स्मारक और संग्रहालय
1 मार्च 1896 को लड़ी गई थी और एडवा युद्ध का बड़ा ही महत्व है इथियोपियाई इतिहास में। एडवा की जीत ने इथियोपिया को अफ्रीका के उन देशों में शामिल किया जो कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं आए। इस जीत ने पूरे अफ्रीका और अफ्रीकी प्रवासी समुदायों यानी अफ्रीकन डायस्पोरा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की प्रेरणा दी। एडवा आज भी पैन अफ्रीकन आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक है। प्रधानमंत्री एडवा संग्रहालय में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने एडवा की लड़ाई से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज और चित्र देखे। साथ ही इस पूरे म्यूजियम में भी युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों और रणनीतियों का विवरण है। अदीस अबाबा इथियोपिया से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अदवा विजय स्मारक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक इस स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि भारत के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके बाद अब वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं पास में ही बने म्यूजियम का, जिसमें इस अदवा विजय स्मारक से जुड़ी यादों को ताज़ा करने के लिए, अलग अलग स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए ये मॉन्यूमेंट्स के तौर पर ये कुछ वस्तुएं रखी गई हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। और जिसका जिक्र भी ऋतु जी ने किया कि अदवा का युद्ध जो कि 1 मार्च 1986 को लड़ा गया, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल इथियोपिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया बल्कि पूरे अफ्रीका में और अश्वेत समुदाय को उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष का एक आत्मविश्वास दिया। और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है न केवल इथियोपिया के लिए बल्कि संपूर्ण अफ्रीका के लिए कि ये विजय का स्मारक, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते हुए पूरी दुनिया को कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो एक साझा लड़ाई है भारत और अफ्रीका की, उसमें भारत लगातार अफ्रीका के साथ खड़ा है। और इस गौरवशाली विजय की स्मृति में जो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में ये जो स्मृति स्मारक का निर्माण किया गया था, उसका आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और वहाँ पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। 19वीं सदी के अंत में जब ज़्यादातर अफ्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन चुके थे, तभी इटली भी इथियोपिया को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था और उसी के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी। और इसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई इथियोपिया को इटली के खिलाफ। सम्राट मेलिनिक द्वितीय और महारानी तायातु बेटुल के नेतृत्व में इथियोपियाई सेना ने एकजुट होकर के इटली की सेना को पराजित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी अफ्रीकी देश ने एक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को निर्णायक रूप से हराया था। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा म्यूजियम है उसी युद्ध की तस्वीरें या यादें ताज़ा करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और ये सिर्फ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को ही नहीं प्रेरित करता, प्रेरणा देता है, बल्कि आज के दौर में भी अजय अगर हम बात करें तो आज औपनिवेशवाद भले ही ना हो, लेकिन अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हुए तमाम देशों की संप्रभुताओं को चुनौती देने की जो एक प्रवृत्ति अभी भी कुछ देशों में है, उस लिहाज से भी इस संग्रहालय का बहुत एक बड़ा असर है इन तमाम एक तरह से इन कोशिशों को ध्वस्त करने में। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी बने हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, आप एम्बेसडर रहे इथियोपिया में, जानना चाहेंगे अदीस अबाबा में स्थित इस म्यूजियम, इस विक्ट्री मेमोरियल को लेकर प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, साथ ही साथ क्योंकि दोनों सभ्यताएं इस तरह के संघर्षों से गुजरी हैं, घुटने नहीं टेके, उस उपनिवेशवाद के सामने अपनी संस्कृतियों को बचाने का एक इतिहास है दोनों देशों के ही सामने। ये किस तरह से दोनों देशों के इतिहास को और भविष्य को मजबूत करता है? जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे ग्लोबल साउथ के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको इकट्ठा करता है एंटी कॉलोनियल फाइट में। ये 1896 में ये पहली बार थी कि एक अफ्रीकी देश ने यूरोपियन देश को जंग में हराया हो, तो इसका जैसे आपने कहा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो म्यूजियम है और ये एडवा मेमोरियल है, ये इतने पुराने नहीं है। जब मैं एम्बेसडर था तो ये नहीं थे। उस समय जब कोई विदेश का लीडर आता था
तो उसको नेशनल म्यूजियम लेके जाते थे, जहां पर हमेशा उनकी मुलाकात लूसी के साथ होती थी। लूसी एक स्केलेटन है, एक ह्यूमनॉइड का, जो 3 मिलियन साल पुराना है, और वो इथियोपिया की पहचान है एक तरह से कि इथियोपिया की जो संस्कृति और सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो लेकिन ये जो म्यूजियम है ये उनकी नेशनल प्राइड है, बड़ा अच्छा भव्य म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और बाहर जो आपने मॉन्यूमेंट दिखाया वो भी नया है, उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये केवल इथियोपिया की नहीं, अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंट गाथा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं वहां के पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। उनका जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। लोअर हाउस में 547 सदस्य होते हैं, अपर हाउस में तकरीबन 110 सदस्य होते हैं, उसको हाउस ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। जब मैं वहां राजदूत था तो कई विदेशी लोग थे जो चाहते थे कि इथियोपिया को बताया जाए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इथियोपिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कनाडा, यूके ऐसी जगह ले जाया जाए। सारे उनके तैयारियां हो गई थी, लेकिन इथियोपिया के जो स्पीकर थे और उनके जो सदस्य थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनको पूछा गया क्यों, कहते आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्या रेलेवेंट? उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 एमपीज इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री के इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, अदवा स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का, उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ भारत अपनी मुहिम छेड़े हुए है, और दुनिया के तमाम देशों के साथ, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ये एक फिर से एक रिकनेक्ट की अप्रोच है कि हम दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पे या सामरिक तौर पे या सीधे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने जो कोशिशें कर रहे हैं नौ उपनिवेशवाद की, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और उसके खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो प्रधानमंत्री की इस म्यूजियम विजिट से साफ दिख रही है कि भारत और इथियोपिया पुराने कल्चरली बहुत स्ट्रांग देश है, सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत। इथियोपिया का भी बहुत बड़ा और बहुत ही रिच इतिहास रहा है, और दोनों देशों की जो अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के जो कमिटमेंट है वो भी इसमें हमें दिखता है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन दोनों देशों का जो समृद्ध इतिहास है, एक गौरवपूर्ण जो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इथियोपिया जब पहली बार ग्रीक लोगों ने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्वी इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रेफरेंस से हमें यूरोप ने एक ज़माने में देखा था, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों के, भारत और इथियोपिया दोनों के ही जो सांस्कृतिक पहनावे के तौर पे, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जो खाने पीने के ढंग थे, जो कल्चरल और सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स थे, उनमें इतनी समानताएं, लोगों के पहनावे के साथ साथ उनकी अपीयरेंसेस में भी इतनी सिमिलरिटी थी कि यूरोपियंस ने सोचा कि ये इथियोपिया एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और भारत जो है वो ईस्ट इथियोपिया है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हम भारतीयों को और इथियोपिया के लोगों को ट्रेडिशनली देखती रही है,
और कैसे इन दोनों ही देशों में एक कनेक्ट है। और ये कनेक्ट सिर्फ पिछले 50 सालों में 70 सालों में नहीं बना है, जैसे कि पहले आप भी ये बात कह रहे थे कि भारत और इथियोपिया की दोस्ती एक इस बात पे भी टिकी हुई है कि इथियोपिया का जब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तो ब्रिटेन के हवाले से ही सही, लेकिन भारतीयों ने भी उसमें एक योगदान दिया था कि इथियोपिया की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे, और भारतीय फौजियों ने भी उसमें एक योगदान दिया ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 75 सालों में भी जो हम देखते हैं डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में, चाहे वो भारत का आईटेक प्रोग्राम हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हमेशा से ही भारत ने इथियोपिया के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पे काम किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में मुझे लगता है ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप करी, ग्लोबल साउथ की या नॉन अलाइनमेंट की जो हमारे कोऑपरेशन मैकेनिज्म थे उसमें इथियोपिया ने। राहुल जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इथियोपिया की संसद और थोड़ी देर में उनका वहां पर संबोधन होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की संसद जिसे फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन। और आपको याद होगा कि कल ही इथियोपिया ने प्रधानमंत्री को अपना पहला, किसी भी वैश्विक नेता को दिया गया पहला राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च सम्मान निशान इथियोपिया से सम्मानित किया था। और आज सर्वोच्च विधायी संस्था जो कि वहाँ की संसद है, प्रधानमंत्री संबोधन देंगे। 2 सदन शामिल हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाने से लेकर के बजट निर्धारण का काम करते हैं, और उच्च सदन हाउस ऑफ फेडरेशन, मेरे ख्याल से ये संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री। संसद का मुख्यालय जो कि राजधानी अदीस अबाबा में ही है, और अदीस अबाबा इथियोपिया से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अदवा स्मारक पर श्रद्धांजलि और वहाँ की म्यूजियम का अवलोकन करने के बाद अब प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं इथियोपिया की संसद। पूरी दुनिया को यही उम्मीद कि प्रधानमंत्री क्या कुछ संदेश देंगे वहाँ से, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के। भारत हमेशा से लोकतंत्र की जननी के तौर पर संपूर्ण विश्व में जाना जाता रहा है। प्रधानमंत्री कई मंचों पर इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं, और एक बार फिर से लोकतंत्र के ही मंदिर इथियोपिया की संसद, फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली से प्रधानमंत्री का संबोधन हम सीधे आपके लिए लेकर के आएंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अदीस अबाबा इथियोपिया में जो संसद है, फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे। जी, और भारत और इथियोपिया के बीच समय समय पर संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान भी होता रहा है अजय, और जिनका मुख्य मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना रहा है, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं का आदान प्रदान रहा है, संघीय व्यवस्था, बजट प्रक्रिया, समिति प्रणाली को साझा करना रहा है, और दोनों ही पार्लियामेंट एक तरह से एक ही आधार पर स्थापित है। तो इसलिए आज का प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम हो जाता है। और हम जानते हैं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी पार्लियामेंटेरियंस का आना जाना दोनों देशों में रहा है, और उस दिशा में भी दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत रहे हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, अहम होगा प्रधानमंत्री का आज संयुक्त सदन को संबोधित करना इथियोपिया के? ये बहुत जरूरी एड्रेस है, क्योंकि इथियोपिया भारत की ओर देखता है कि हम भी कैसे प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल देश बन सके। कहते मैंने पहले आपको कहा कि इथियोपिया के कई पार्टनर हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, लेकिन इथियोपिया वैसा नहीं बनना चाहता। इथियोपिया की जो क्षमता है वो भारत की तरह एक मल्टीकल्चरल, मल्टीपोलर, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की है, वो ही उनकी मांग है। तो आज का जो भाषण होगा वो लोग देखेंगे कि भारत की ओर से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए क्या क्या उनको लेसन मिलते हैं। इस समय इथियोपिया खुद कई मुद्दों से जूझ रहा है, अपनी इंटरनल फेडरलिज्म के और एथनो फेडरलिज्म के। उसको उसके ऊपर भी भारत से कुछ लेसन्स चाहिए कि हम अपनी जो
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कैसे चलाते हैं। तीसरी बात है ग्लोबल साउथ के ऊपर। तो मैं समझता हूं ये 3 बिंदुओं पे प्रधानमंत्री जरूर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इथियोपिया से पहले साउथ अफ्रीका का दौरा किया, नवंबर 2025 में, फिर घाना, नामीबिया और जुलाई में गए थे। मॉरिशस की यात्रा कर चुके हैं वो मार्च 2025 में, नाइजीरिया नवंबर 2024। तो अगर केवल एक साल की ही बात करें तो इतने सारे अफ्रीकी देशों का जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये जो फोकस है, इतना बड़ा फोकस शायद अफ्रीका या अफ्रीकन देशों को लेकर के भारत का कभी नहीं रहा। किस तरह से आप देखते हैं पिछले एक वर्ष में जो ये इंडिया का अफ्रीका फोकस है? राहुल जी, पहले कह रहा था कि जो ये अफ्रीका पर फोकस है, ये ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी, ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के साथ आने के साथ साथ एक और सामरिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे अफ्रीकन देशों को साथ लाने की एक बड़ी मुहिम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसके पीछे भारत के अपने सामरिक हित तो जरूर हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों को, इन तमाम जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, खास तौर पे यूरोप के देश अफ्रीका में उनकी नीतियां दुनिया भर को, वो तमाम मानवाधिकारों की और फ्री और ओपन ट्रेड की बातें करते हैं, लेकिन अफ्रीका में उनकी नीतियां जैसी रही हैं ये जग जाहिर है। वो चीन से कोई बहुत अलग नहीं है। चीन की नीतियां ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं, लेकिन यूरोप की नीतियों को भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है अफ्रीका में। तो ऐसे में भारत एक नया परिदृश्य, एक नया आयाम लेके आता है कि हम देशों के साथ समानता से, देशों के साथ एक इक्वल पार्टनरशिप, म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप और लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से, हम इन तीनों ही दृष्टिकोण से हम अपने पार्टनर्स को देखते हैं। कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने वक्तव्य दिया, अपना जो इनॉग्रल जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया, न्योता दिया और पहली फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे वो जो है इथियोपिया पहुंच गए। तो इससे ये दिखता है कि भारत अफ्रीका के देशों को सिर्फ संसाधनों का एक संसाधनों का जो है वो ढेर नहीं समझता है, उनको अपनी, उनके साथ दोस्ती, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, एक बड़ी निर्णायक दोस्ती और उस दोस्ती में दोनों देशों के फायदे की बात सोचता है और इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। तो अफ्रीका के साथ भारत की जो मुझे लगता है कि भारत की जो एक रीच आउट की पॉलिसी है, चाहे वो फ्रैंकोफोन अफ्रीका हो, चाहे वो सदर्न स्टेट्स ऑफ अफ्रीका हो, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इथियोपिया हो, इन सभी क्षेत्रों में, अफ्रीका के तमाम क्षेत्रों में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में, उनके साथ भारत रीच आउट कर रहा है और इसमें दोनों ही पक्षों का फायदा है, अफ्रीका के देशों का भी और भारत का भी। मुझे लगता है कि अभी जो संबोधन प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का, इसमें मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ के साथ साथ पर्यावरण को लेकर के, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के और साझा जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें, इन मुद्दों पे भारत और इथियोपिया या भारत और अफ्रीका के तमाम देश क्या कर सकते हैं, आगे आने वाली विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इथियोपिया और भारत उसमें मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जहां तक फेडरलिज्म का सवाल है, तो फेडरलिज्म के मुद्दे पर भारत इथियोपिया को बहुत कुछ तो नहीं कहेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी उन मुद्दों पर बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर एक रास्ता दिखता है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में काम कर रहा है और शायद कैसे अपने जो तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं इथियोपिया में, उनके साथ कैसे समरसता और संभाव बना करके आगे का रास्ता इथियोपिया तय करे। लेकिन लोकतंत्र की जो दोनों ही देशों में जो पृष्ठभूमि है वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही देशों में लोकतंत्र का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, 2000 से ज़्यादा सालों का रहा है। तो इन बातों पे भी मुझे लगता है कि फोकस अच्छा रहना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के। गुरजीत सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 देशों की संसदों को संबोधित करने का गौरव हासिल है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का 2 बार संबोधन रहा है। अब
इथियोपिया में संबोधन की हम बात करें और अगर हम पीछे अगर 2016 में प्रधानमंत्री ने जब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था, आतंकवाद एक ऐसा मसला था जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने उस संसद के भीतर से ही आतंकवाद के दो रूप को और खासकर अमेरिका का जो दृष्टिकोण आतंकवाद को लेकर रहा है, अपने लिए अलग दूसरों देशों के लिए अलग, उसको एक बड़ी चुनौती दी थी जब उन्होंने कहा कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म जैसी चीज कोई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के 17 देशों की संसदों को संबोधित करने में समय समय पर उन देशों के साथ उन देशों की जो मूल समस्या बड़ी समस्याएं रही हैं उसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है? तो इथियोपिया के संदर्भ में आज का प्रधानमंत्री के एड्रेस को आप कैसे देखते हैं या किन बातों को आप देखते हैं कि पीएम उसकी तरफ इशारा करेंगे? जहां जहां संसद होते हैं वहां भारत के प्रधानमंत्री का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और हम उस पर बड़ा गर्व करते हैं। और इथियोपिया जैसे देश हमारी ओर देखते हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक कार्य कैसे करते हैं। दूसरी रही बात टेररिज्म के ऊपर, तो पक्की बात होगी, क्योंकि इथियोपिया में भी टेररिज्म की प्रॉब्लम है, सोमालिया में और अलग जगहों में। दूसरी बात, जैसे राहुल जी ने कहा, पर्यावरण की बात जरूर होगी। जो आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है, डेट स्ट्रेस है, क्लाइमेट फाइनेंस है, डेवलपमेंट फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन सबके ऊपर बात होगी। और कौन सा रास्ता बेहतर है वो प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि इस समय दुनिया में जो बड़ी शक्तियां हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन भारत का जो हाथ बड़ा है वो है एक पार्टनरशिप का हाथ। और मैं समझता हूं इस स्पीच में ये पार्टनरशिप का हाथ बड़ा क्लोजली नजर आएगा। राहुल जी, भारत के दृष्टिकोण को अफ्रीका के संदर्भ में बाकी देशों से कैसे हम तुलना कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो इस वक्त कैसे अफ्रीका को देख रही हैं, भारत कैसे देख रहा है? दोनों नज़रियों में थोड़ा सा अगर आप अंतर स्पष्ट कर पाए हमारे दर्शकों के लिए, और क्या वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं आज प्रधानमंत्री के संबोधन में? उनमें ये बात देखी है और ये ट्रेंड बहुत तेजी से सामने आ रहा है कि पश्चिम के देश, खास तौर पर ट्रंप और अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम के देश अब इस सोच पर जा पहुंचे हैं कि उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु परिवर्तन हो या पर्यावरण की तमाम जो समस्याएं हैं या जो इन देशों के, ग्लोबल साउथ के देशों के विकास से जुड़ी जो समस्याएं हैं या उनके विकास के इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ग्लोबल साउथ के देशों का उन्होंने शोषण किया और उससे अपनी इंडस्ट्रीज और अपना डेवलपमेंट किया, उस बात को हम भूल जाएं और जो आज के समय में सभी देश बराबर अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि गैर सिद्धांत परक बात है, अनजस्टिफाइड है और इसका कोई बहुत सेंस नहीं बनता है। यूरोप के देश भी बहुत तेजी से इसी मुद्दे पे अमेरिका के साथ आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ग्लोबल साउथ के तमाम देशों का ये मानना है, जिसमें भारत एक नेतृत्व देता है, कि तमाम जो छोटे देश हैं, पहले तो उनकी जलवायु परिवर्तन को लेकर के, विकास को लेकर के, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के लेके उनकी जो बातें हैं उनको सुना जाए, उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसी तरह से नीतियां बने। दूसरी चीज़ है कि इन देशों को कार्बन फुटप्रिंट, जो इनका कार्बन फुटप्रिंट है, उससे उसको हैंडल करने में पश्चिम के देशों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की मदद करें। और भारत इस पक्ष को भी हमेशा से सामने रखता है। आइलैंड नेशंस हो या इथियोपिया जैसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो, दोनों ही मुद्दों पे इन देशों के जो कंसर्न्स हैं उनको हम विश्व मंचों पर सामने लाएं और उसके बारे में बात करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो भारत कहता रहा है। और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें यूरोप और पश्चिम के देशों से भारत का रुख काफ़ी अलग रहा है।